हेलो दोस्तों आज आपको करा रहा हूं ओडीआर वन डे रिवीजन। टॉपिक है हमारा बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है 100% एग्जाम पर्पस के लिए है, मार्क्स पर्पस के लिए है। ये कोई कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं है, तो जिसको कोई कॉन्सेप्ट समझना चाहता है उसके लिए वीडियो नहीं है। जो एग्जाम पर्पस के लिए देखना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्पस, मार्क्स के लिए टाइम सेव करना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा कौन सा, बोर्ड फॉर कौन सा, एडवांस रूलिंग है। तो बोर्ड फॉर जो हमारा एडवांस रूलिंग है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। इसमें क्या होंगे, 2 मेंबर होंगे, और जो मेंबर होंगे वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ क्या होंगे, चीफ कमिश्नर होंगे। अगर हमारे बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के कॉन्स्टिट्यूशन में कभी कोई वैकेंसी या फिर कोई डिफेक्ट भी हो जाता है, तो वहां पर चलने वाली प्रोसीडिंग इनवैलिडेट नहीं हो जाएगी। अब है कि यहां पर कौन एप्लीकेशन कर सकते हैं बोर्ड फॉर किसको, एडवांस रूलिंग को। तो सबसे पहली बात करते हैं नॉन रेसिडेंट। ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस होगा, ये कौन सी ईयर का देखेंगे, ये हम देखेंगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का देखेंगे। जो ट्रांजैक्शन आप कर चुके हो उसके लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो ट्रांजैक्शन प्रपोज टू बी अंडरटेकन है उसके लिए तो आप एप्लीकेशन कर ही सकते हो। इसके बाद में रेसिडेंट भी एप्लीकेशन कर सकता है ये, लेकिन ये कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ किसके, नॉन रेसिडेंट के लिए, मतलब फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ किसके लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए, फॉर बेनिफिट ऑफ नॉन रेसिडेंट के लिए, ट्रांजैक्शन विच इज अंडरटेकन और अगेन विच इज ट्रांजैक्शन विच इज प्रपोज टू बी क्या है, अंडरटेकन, दोनों के लिए वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है। अब इसके बाद में आते हैं, अब अगेन कौन है, रेसिडेंट है, लेकिन इस बार जो रेसिडेंट है वो खुद की टैक्स लायबिलिटी क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए एप्लीकेशन कर रहा है। जो ट्रांजैक्शन वो कर चुका है, अगेन ट्रांजैक्शन जो उसके लिए प्रपोज टू बी क्या है, अंडरटेकन है, उसके लिए वो एप्लीकेशन कर सकता है। लेकिन विशेष बात यह है कि रेसिडेंट अपनी टैक्स लायबिलिटी के डिटर्मिनेशन के लिए तभी एप्लीकेशन कर सकता है जब ट्रांजैक्शन का अमाउंट 100 करोड़ या 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, तो ही वो एप्लीकेशन कर सकता है, एल्स वो एप्लीकेशन नहीं कर सकता है। इसके बाद में हमारे यहां पर पीएसयू, गवर्नमेंट जो पीएसयू है उनको भी अलाउ किया गया है कि वो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए विशेष बात यह है कि वो एप्लीकेशन तभी कर सकते हैं जब उनका केस पेंडिंग होना ही चाहिए, और वो भी पेंडिंग इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास में हो या आईटीएटी के पास में हो, कोर्ट के पास में पेंडिंग है तो वो भी एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में चाहे आप रेसिडेंट हो चाहे आप नॉन रेसिडेंट हो, आप एप्लीकेशन कर सकते हो ये जानने के लिए कि वो ट्रांजैक्शन इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है या नहीं है, मतलब गार प्रोविजन भी एप्लीकेबल हो सकेगा नहीं हो सकेगा। लेकिन ये एप्लीकेशन जो है आप करोगे ये ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज प्रपोज टू बी क्या है, अंडरटेकन है, उसके लिए आप यहां पर क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन को आप डेट ऑफ एप्लीकेशन से 30 डेज के अंदर आप विड्रॉ भी कर सकते हो। ओके, अब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग क्या करेगा, एप्लीकेशन की कॉपी को कमिश्नर के पास भेजेगा और कमिश्नर से क्या मंगाएगा, रिकॉर्ड मंगाएगा, और एप्लीकेशन को और रिकॉर्ड को देखने के बाद में वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है, और रिजेक्ट करने के लिए वो आपको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या देगा, बिंगड़ देगा। अब यहां पर एप्लीकेशन करने की जो फीस होती है वो फीस कितनी है, 10,000 है, लेकिन 10,000 होती है इन केस ऑफ कौन सा, गवर्नमेंट कंपनी दैट इज पीएसयू, या फिर आपने ये डिटरमाइन करने के लिए कि गार प्रोविजन होगा या नहीं होगा, उसके लिए अगर एप्लीकेशन करी है तो फीस का अमाउंट कितना होगा, 10,000 होगा। अगर आपने टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए एप्लीकेशन करी है तो फीस होगी यहां पर, अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो 2 लाख है, 100 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 300 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो फीस हो जाएगी 5 लाख रुपए, और अगर आपकी ट्रांजैक्शन का अमाउंट 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है तो फीस हो जाएगी यहां पर कितने रुपीस, 10 लाख रुपीस की क्या होने वाली है, फीस होने वाली है। अब यहां पर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग आपकी एप्लीकेशन को मैंडेटरी रिजेक्ट कर ही देगा, वो लेगा ही नहीं। अगर आपने जो उनको एप्लीकेशन करी है वो सेम इश्यू और जो सेम केस आप ही के केस में अगर पेंडिंग है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के बिफोर, आईटीएटी के बिफोर या फिर कोर्ट के बिफोर, तो वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के केस में वो तभी रिजेक्ट करेंगे जब वो कोर्ट के बिफोर क्या हो, पेंडिंग हो। ठीक है, अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी या आईटीएटी के बिफोर पेंडिंग है तो उस केस में वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट उसी केस में पीएसयू क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपने उनको एप्लीकेशन करी है डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू के लिए तो वो मैंडेटरी आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर आपने जो एप्लीकेशन करी है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी और आपने जो ट्रांजैक्शन डिजाइन करी है वो प्राइमा फेसी अवॉइडेंस ऑफ किसके लिए, टैक्स के लिए, तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, रिजेक्ट नहीं करेंगे। एक तो कौन से केस में, गार के केस में, क्योंकि हमने खुद ने ट्रांजैक्शन डिजाइन करी है टैक्स को बचाने के लिए और हम खुद पूछ रहे हैं कि गार प्रोविजन लगेगा या नहीं लगेगा, तो वहां तो हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। और दूसरा कौन सा, गवर्नमेंट कंपनी पीएसयू के केस में भी हम एप्लीकेशन कर सकते हैं।
अब इनकी जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग होगी वो क्या हो जाएगी, वर्ड हो जाएगी। अगर इनको रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो कमिश्नर रिप्रेजेंटेशन दे या फिर अदरवाइज कैसे भी इनको क्या पड़ता है, मालूम पड़ता है कि जो एडवांस रूलिंग आई है एप्लीकेंट ने ली है वो बाय मींस ऑफ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या करके ली है, फैक्ट करके ली है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो वॉइड हो जाएगी और मान लिया जाएगा कि एडवांस रूलिंग को कभी एप्लीकेशन की ही नहीं गई थी और इस एक्ट के बाकी सारे प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। सारे प्रोविजन एप्लीकेबल तो हो ही जाएंगे और टाइम भी एक्सक्लूड हो जाएगा। कौन सा टाइम एक्सक्लूड होता है, जिस दिन एप्लीकेशन करी और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, जिस दिन एप्लीकेशन करी और एडवांस रूलिंग आई, ठीक है, और या फिर जिस दिन एडवांस रूलिंग आई और जिस दिन एडवांस रूलिंग आपकी क्या हो गई है, वॉइड हो गई है। तो इस एक्ट में जहां कहीं भी कोई भी टाइम लिमिट दी है वो सब जगह से इतना टाइम क्या हो जाएगा, आपके एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को अपनी प्रोनाउंसमेंट डिसीजन देना होता है विद इन 6 मंथ में, लेकिन विद इन 6 मंथ होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ किससे, एप्लीकेशन से। बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हमारा जो होता है 131 में, मतलब आपको सिविल कोर्ट के संबंध देने की पावर है, एनफोर्स करने की, अटेंडेंस एनफोर्स की है, एग्जामिनेशन हम ओथ की पावर रखते हैं, मतलब 131 की पावर रखते हैं, कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड कौन सा अकाउंट्स होता है, इशूइंग कमीशन, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, ये सारी पावर वो रखते हैं, कौन सा है, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग है। अब इनका जो ऑर्डर है नाउ अब फाइनेंस एक्ट 2021 के अमेंडमेंट के बाद में अब ये क्या नहीं रहा है, बाइंडिंग नहीं रहा है, ना ही असेसी एप्लीकेंट पे, ना ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे, ठीक है। जो भी उससे खुश नहीं है वो हाई कोर्ट को अपील कर सकता है विद इन कितने डेज के अंदर, 60 डेज, और डिले, हाई कोर्ट डिले को कंडोन कर सकता है फॉर अनदर किसके लिए, 30 डेज के लिए कर सकता है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी और आईटीटी नाउ, ठीक है, बाइंडिंग नहीं होगा। अब एक सवाल बनता है कि जब हमने उनको एप्लीकेशन कर दी है, ठीक है, उस दिन तो क्या नहीं था, केस पेंडिंग नहीं था, लेकिन फ्यूचर डेट को मान लीजिए आईटीएटी और इनकम टैक्स अथॉरिटी के बिफोर पेंडिंग हो जाता है, तो क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी? आंसर इज एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं होगी। और खास बात यह है कि अब इनकम टैक्स अथॉरिटी और आईटीएटी जब तक बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग की प्रोनाउंसमेंट नहीं आ जाती है वो क्या नहीं करेंगे, प्रोसीड नहीं करेंगे। मतलब नॉट टू प्रोसीड टू डिसाइड क्या है, एनी इशू इन रेस्पेक्ट टू विच एप्लीकेशन हैज बीन क्या है, मेड। तो एप्लीकेशन कर रखी है, तो जब तक प्रोनाउंसमेंट नहीं आ जाती है तो ये सेम इशू को लेके खुद क्या नहीं करेंगे, प्रोसीड नहीं करेंगे। तो ये हमने ओडीआर 1 डे रिवीजन कर लिया है और पीडीएफ टेलीग्राम पे क्या है, अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।